हाय गाइस, मैं आपका दोस्त धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग हमारी बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर, वो भी वन शॉट में, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वैसे हट गया है, बट फिर भी मैंने टॉपिक डाल दिया बिकॉज कि वो चैप्टर का नेम है। तो पूरा का पूरा नोट्स रेडी है, हैंड रिटन नोट्स हैं, कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है। मैंने लॉ लिखे हैं, प्रिंसिपल्स लिखे हैं, नेम लिखा है एंड कुछ फैक्ट्स भी हैं इसके अंदर। मतलब पूरा भरमार है इसके अंदर। काहे को टेंशन लेते हो आप लोग? अपुन है ना, काहे को टेंशन लेते हो? अरे इतना बड़ा बड़ा एनसीईआरटी का चैप्टर क्यों पढ़ना है? इतना सारा रिसर्च क्यों करना है? अरे 2-2 3-3 घंटे के वीडियोस काहे को देखने हैं? अपुन है ना। बात तो सही है। छोटा वीडियो बना रहा है, ठीक है। एंड अगर छोटा वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है तो मैं ऊपर ऊपर से मोटा मोटा भी बताएगा, फिर उसके बाद पतला पतला पे आएगा, यानी कि डिटेल वाले पार्ट पे। तैयार हो? यू आर रेडी? लेट्स बिगिन। तो कल का जो वीडियो था, क्या रेस्पॉन्स आया? ऐसा चैनल के ऊपर कभी रेस्पॉन्स नहीं आया। एंड मैं कल इतना ज़्यादा खुश था ना कि मेरी खुशी मतलब मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकता। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। क्योंकि ऐसा चैनल के ऊपर कभी हुआ ही नहीं। आधे घंटे के अंदर 60 व्यूज़, ठीक है, वो भी इतने अच्छे लाइक्स एंड 1 घंटे का वॉच आवर, कभी भी नहीं हुआ। एक नॉर्मल यूजुअल वीडियो को 6 दिन लगते थे 1 घंटे का वॉच आवर कंप्लीट करने में, एंड वो भी कोई गारंटी नहीं था कि वो कंप्लीट कर देगा। एंड व्यूज़ मतलब 70 व्यूज़ लाने के लिए उसको 6 से 7 दिन लग जाते थे, एंड उसमें भी कोई गारंटी नहीं। बट कल का वीडियो क्या था उसमें यार। एंड मैं समझ गया कि आप लोगों का सपोर्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ठीक है। और ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग चाहो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो प्लीज़ जो भी वो बहुत कुछ है, प्लीज़ करो यार, सपोर्ट करो, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है, एक ख़राब फ़ोन, टाइम की कमी, स्कूल का बहुत सारा काम एंड इतने सारी चीज़ों में भी मैं अगर एक पीडीएफ बना रहा हूँ एंड पूरा का पूरा हैंड टाइपन, बिकॉज रिटन नहीं है, हैंड टाइपन है, तो थोड़ा बहुत लाइक, थोड़ा बहुत शेयर, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब तो बनता है ना यार, बनता है ना। तो प्लीज़ कर दो, प्लीज़, ठीक है। तो अब पूरा मतलब जो मेन चैप्टर है या फिर जो मेन वीडियो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड मैं जानता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो फैमिली है, वो मेरा सपोर्ट ज़रूर करेगी। तो ये सारी जो 2 मिनट की अपन ने बकवास की, उसको साइड में रखते हुए मैं पहले इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू या फिर मोटा मोटा बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आखिर है क्या, ये कितना इम्पोर्टेंट है। बस वो आगे मालूम चल जाएगा। तो हेरिडिटी वाला ही हम लोगों को पार्ट पढ़ना है, बिकॉज इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है या फिर इवोल्यूशन जो वाला पार्ट है वो हमारे सिलेबस में से हट चुका है, तो सिर्फ हेरिडिटी को पढ़ना है, ठीक है। तो अब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? देखो, इस चैप्टर का ना मेन कॉन्सेप्ट ये है इसका, जैसे कि अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है हमारी फैमिली में तो क्या कहते हैं, हाँ यार इसका नाक जो है ना बिल्कुल मेरे ऊपर ही है। अरे इसके जो कान है ना, कि जब हम लोगों के घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है एंड जब उसको घर पे लेके आते हैं तो ये सारी बातें तो आप लोगों ने सुनी होगी कि अरे इसके बाल देखो सेम पापा के जैसे, अरे इसका नाक देखो यार सेम मम्मी के जैसा है, अरे इसका नाक देखो, कान देखो मौसी के जैसे है, बिल्कुल सेम टू सेम। सुना है ना, बहुत बार सुना होगा। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज सुन लो, अभी सुन लो। तो ये जो कॉमन चीज़ें होती हैं कि भाई हमारे जैसे बाल हैं, आंखों का कलर है, आंखों का शेप है, नाक का शेप है, कान का शेप है, वो सारी चीज़ें जो कॉमन होती है ना हमारे रिलेटिव्स में या फिर पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, उसी को हेरिडिटी कहते हैं। एंड वो किसकी वजह से होता है? जीन्स की वजह से।
एंड इसको ना हमारे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट हैं एंड बहुत ही ज़्यादा उनका अजीब सा नाम है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उन साइंटिस्ट ने क्या किया, अब देखो इंसानों के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते बिकॉज एक जनरेशन या फिर जैसे कोई ह्यूमन है तो उसका एक बेबी हो गया तो उसके ऊपर रिसर्च कर लेंगे, फिर उसके बाद उसका भी एक और बेबी हो गया उसके ऊपर भी चलो कर लेंगे, बट कितनी बार कितने कितने मतलब जनरेशन्स तक वो कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो उन भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स के ऊपर ट्राई कर दिया। ठीक है, प्लांट्स भी किसके ऊपर, ग्रीन पी के ऊपर। ग्रीन पी का साइंटिफिक नेम है जो मैंने इसके अंदर डाल रखा है, वो उसको भी आगे पढ़ेंगे। सिर्फ ओवरव्यू मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी पतला पतला डिटेल में हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे। तो उन्होंने हमारा जो गार्डन पी होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे, बहुत रिसर्च, बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च किया एंड फिर बाद में उन्होंने जितनी भी कैटेगरीज या फिर ट्रेड्स होते हैं वो सारे उन्होंने निकाल लिए कि भाई मटर का दाना छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पी का कलर ऐसा हो सकता है, फ्लावर का कलर ऐसा हो सकता है, सब कुछ। फिर उसके बाद उन्होंने एक डिस्कवरी या फिर एक प्रिंसिपल्स निकाल दिए या फिर लॉ निकाल दिया। उस लॉ के बारे में हम लोग वीडियो में आगे पढ़ेंगे एंड उसी के ऊपर जो है ना हमारे पूरा चैप्टर बेस्ड है। बस लास्ट में जो हमारा छोटा मोटा जो पार्ट है वो ह्यूमंस के ऊपर है, क्या आखिर ह्यूमंस में जीन्स जो है वो कैसे ट्रांसफर्स होते हैं, ये सब कुछ है। इसको आगे पढ़ रहे हैं हम, काहे को टेंशन लेते हो, चलो शुरू करते हैं। तो अब मैंने सबसे पहले ना एक्यूरेट और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में बताया। ट्रेड्स क्या होते हैं वो भी आगे पता चल जाएगा, सब कुछ है इसके अंदर, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब कहोगे कि 22 पेजेस का पीडीएफ, देखो 22 पेजेस का इसलिए क्योंकि टेक्स्ट का जो साइज है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसीलिए। एन एक्यूरेट ट्रेड इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज और सोमेटिक सेल्स। देखो जो नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं उनको सोमेटिक सेल्स भी कहते हैं, which cannot be passed on to the germ cells or progeny. For example, callus on feet, scars, good cooking skills, knowing to ride a bike and etc. जैसा कि ऐसा है कि पूरा जनरेशन, मतलब कि पूरा आपका पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, बट आप बन गए इंजीनियर, ये बिल्कुल वैसा है। और आपने मशीन लर्निंग सब कुछ सीख लिया, तो अब ये जो मशीन लर्निंग है ना, जो कितना जितना सब कुछ भी आपने सीखा, वो जो आपका न्यूबॉर्न बेबी होगा उसको नहीं मिलेगा। उसको मतलब फिजिकल मिल सकता है या फिर कोई अच्छा या फिर कोई और मेंटल चीज़ें मिल सकता है, बट जो आपने लाइफ टाइम में खुद मेहनत करके अचीव किया है, खुद मेहनत करके सीखा है, वो थोड़ी ना ऐसे न्यूबॉर्न को ऐसे मिल जाएगा फ्री में, नहीं। वो इतना लकी थोड़ी है आप लोगों के जैसा कि भाई जैसे आप लोगों को फ्री नोट्स मिल रहे उसको भी मिल जाएंगे, नहीं, वो बहुत अनलकी बेचारा, उसको नहीं मिला आपके ज़िंदगी भर का पूरा मेहनत। तो इसको जो है इसको कहते हैं एक्यूरेट ट्रेड्स। अब कुछ इनहेरिटेड ट्रेड्स भी होते हैं, ट्राइड्स कह सकते हो, पर ये ट्रेड्स होगा क्योंकि ट्राइड्स करके केमिस्ट्री में भी एक वर्ड है, तो इसमें ट्रेड्स ही होगा। इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड इज अ डिस्करिंग क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक विच वन एक्यूराइज फ्रॉम द एंसेस्टर्स, यानी कि एक कोई क्वालिटी जो हमारे एंसेस्टर्स से आती है। दिस इन्वॉल्व चेंजेस इन द डीएनए, ठीक है, हिंस दे आर ट्रांसमिटेड टू द प्रोपोगेनी, या फिर जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स रहते हैं वहाँ पे, जैसे कि हाइट, आई का कलर मतलब आंखों का कलर, ब्लड टाइप, हेयर कलर। ब्लड टाइप देखा होगा कि मतलब मम्मियों का भी वो पॉजिटिव, आपकी मम्मी का भी वो पॉजिटिव है या फिर पापा का वो पॉजिटिव है, कॉमन है इसलिए कह रहा हूँ, तो देखा होगा कि हाँ यार वो पॉजिटिव है, सबका वो पॉजिटिव है, तो ऐसा ब्लड टाइप्स। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो क्या होता है कि थ्रू Mendel performed various experiments and put forth the law of inheritance. The two scientists never met. As a result, a complete understanding on mechanism of variation could not be established. तो ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया कि भाई एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि भाई जो इतना सारा जो ये वेरिएशंस होता है आखिर ये क्यों होता है। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो गोलेटा बीटल जो होता है ना वो अफ्रीका में होता है, इसका वेट 92.22 ग्राम से, बेचारा देखो यार ये बिल्कुल ना उन टॉपर्स के जैसा हो गया जो टॉप करने के बाद भी खुश नहीं होते। देखो कितना मतलब बेचारे को 100 किलोग्राम्स का भी वेट कंप्लीट नहीं करने दिया। मतलब कि ये 0.78 ग्राम से रह गया बेचारा, बहुत ही बदसलूकी हुई है इसके साथ। सम बीटल्स आर इवन स्मॉलर देन प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ है उससे भी छोटे बीटल्स हो जाते हैं, गजब यार। अब जो ये मेंडल एंड हिट्स एक्सपेरिमेंट्स है उसके बारे में देखते हैं। द इंडिविजुअल ऑफ अ फैमिली, या फिर वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स भी हो सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो न्यू इंडिविजुअल है वो have more similarities in comparison to others. This is because certain characteristics are passed from the parents to the offspring without any variations.
अब यहाँ पे मैंने हेरिडिटी का डिफाइन डाला है, वैसे मालूम तो चले गया होगा बट फिर भी डाल दिया। हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी फिजिकल, मेंटल और फिजियोलॉजिकल। ठीक है, बहुत सारी मतलब इसके अंदर कैटेगरीज हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे पढ़ाई किया तो वो मेंटल में आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। पढ़ाई भी एक अलग चीज़ है, कुछ लर्न करना, कोई स्किल अचीव करना वो अलग चीज़ है। ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल ये अलग चीज़ है। कॉमनली ऑब्जर्व्ड हेरिटेबल फीचर्स आर कर्ली हेयर्स। ठीक है, किसी के घुंघराले बाल, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आई लूप, सॉरी आई लूप ने ईयर लूप, ईयर लूप यानी कि जो हमारे कान है उसके जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो। हेयर्स ऑन द ईयर्स, हेयर्स ऑन द ईयर्स, क्या बात है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट टू प्रोपोगेनी, ये है हमारा मेंडेलिव्स का वर्क। तो ये जो है जगोर जोहान मेंडल, क्यों नाम ऐसे रखते हो यार, क्यों? बेचारी जीभ हमारी मतलब जुबान से पूछो कि उसकी क्या हालत होती है इस नाम को प्रोनाउंस करने में। तो इनका जो लाइफ टाइम था वो 1822 से लेके 1844 तक था। ठीक है, was the first to carry out the study on the transmission of characteristics from the parent to the offspring. He proposed that heredity is controlled by factors which are now believed to be segments of chromosomes or genes. Chromosomes and genes एक ही बात है, तभी तो मैंने और डाल रखा है, नहीं तो एंड डालता। Mendel performed experiments on a garden pea, जिसको हम लोग प्यूजियम, नहीं हम लोग नहीं बोलते, साइंटिस्ट बोलते हैं, मतलब साइंटिस्ट भी नहीं बोलते, साइंटिफिक नेम है उसका, प्यूजियम स्टेवियम, विथ डिफरेंट फिजिबल कैरेक्टरिस्टिक। ही सेलेक्टेड 7 कॉन्ट्राडिस्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स, कैरेक्टर्स एंड ट्रेड्स एक ही बात है, इन अ गार्डन पी। दिस इंक्लूड राउंड विंकल्ड सीड्स या फिर टॉल शॉर्ट प्लांट्स, ग्रीन एंड येलो पॉड कलर, पर्पल एंड वाइट फ्लावर कलर, एक्साइल या फिर टर्मिनल फ्लावर, ग्रीन या येलो सीड कलर या फिर इन्फ्लेंटेड पिंच्ड रिप पॉट्स। बहुत कुछ देखो मैंने यहाँ डाल रखा है, अगर किसी को किसी भी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया हो तो वो इसके अंदर है, देख लो कि हाइट टॉल एंड शॉर्ट कैसा होता है, राउंड येलो ग्रीन इन्फ्लेटेड फुल या फिर कंस्ट्रक्टाइड येलो टर्मिनल एक्साइल, क्या 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 होता है देख सकते हो। इसमें 3 स्टेजेस थे जो कि मेंडाइल ने परफॉर्म किए थे। सबसे फर्स्ट स्टेप था कि सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स, यानी कि उन पेरेंट्स को सेलेक्ट करना सबसे पहले जिनके अंदर सही तरीके से फर्मेंटेशन हो सकता है, ठीक है, सेम ब्रीड वालों को। फिर ऑब्टेनिंग F1 प्लांट्स, F1 प्लांट्स यानी कि वो प्लांट्स जो एक्सपेरिमेंट में या फिर जो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स टू जनरेट F2 एंड F3। अब जो F1 प्लांट है यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट्स हैं उनको उनके साथ सेल्फ पॉलिनेशन कराना, एंड फिर सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन के F को भूल जाओ। Selection of parents. Mendel selected true breeding pea plants with contradicting characters for his experiment. True breeding plants is the one that produces an offspring without the same characteristics on self-pollination. समझ में आया? इस लाइन के ऊपर थोड़ा खास ध्यान देना कि true breeding plants is the one that produces an offspring without the same characteristics on self-pollination. यानी कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वो होते हैं जैसे कि कोई प्लांट बहुत टॉल है, कोई शॉर्ट है, ड्राफ है, ठीक है, ड्राफ का मतलब शॉर्ट होता है, तो कोई शॉर्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का जो है ना सेल्फ पॉलिनेशन कराना, फिर उसके बाद उसको ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। For example, a tall plant is said to be the true breeding when all its progeny formed after self-pollination are tall. A production of generation 1 plants, ठीक है, मैं जनरेशन 1 ही कह रहा हूँ ताकि समझ में आता रहे, क्योंकि मेरा काम है समझाना ना कि आंसर को लिखवाना, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप कुछ भी लिख सकते हो। वैसे पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो मालूम है, पर रिस्क या फिर लफड़ा या फिर गड़बड़ कहाँ हो जाती है, गड़बड़ वहाँ हो जाती है जब एक ऐसी टर्म आ जाती है जिसका मीनिंग नहीं मालूम, मतलब मालूम है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट मालूम है, बट एक ऐसा टर्म प्रिंसिपल लॉ आ जाता है जो नहीं मालूम है यार, क्योंकि चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। हमने समझा कि हाँ ठीक है भाई हेरिडिटी है, मालूम है, कॉमन सेंस, बट नहीं ऐसा नहीं, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो टर्म्स है इसकी, इसलिए मैं इसको लाइन टू लाइन। तो F1 जनरेशन इज द फर्स्ट एंड फाइनल जनरेशन. It is formed after crossing the desirable parents. For example, Mendel crossed a pure tall pea plant with a pure dwarf pea plant. All F1 plants were found to be tall. कि यहाँ इसके आगे पर आगे की इमेज है उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे क्योंकि अभी उसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। Results of self pollination of F1 plants. Mendel found that one on self pollination
ऑफ F1 प्लांट्स, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन वाले प्लांट्स थे, द प्रोगेनीज ऑब्टेन इन F2 जनरेशन वे आर नॉट ऑल टॉल प्लांट्स। यानी कि F1 जनरेशन में क्या हुआ था कि भले ही उनके जो पेरेंट प्लांट्स हैं एक लंबा था एंड एक छोटा था, बट उनका जो जनरेशन था, जो उनके न्यू ऑर्गेनिजम्स थे, वो सारे के सारे टॉल थे। बट क्या हुआ कि सेकेंड जनरेशन के अंदर सारे प्लांट्स टॉल नहीं थे। क्या होता है कि वे आर नॉट ऑल प्लांट्स, इंस्टेड 1/4 ऑफ F2 प्लांट्स वेयर फाउंड टू बी शॉर्ट। यानी कि भाई जो 4 प्लांट्स निकले ना, उसमें से एक प्लांट जो था वो छोटा था, बाकी 3 प्लांट्स ही लॉन्ग थे। तो मेंडेल का जो एक्सप्लेनेशन है फॉर द रीअपीयरेंस ऑफ द शॉर्ट थ्रेड्स, फॉर द एक्सपेरिमेंट मेंडेल कंक्लूडेड दैट F1 टॉल प्लांट्स, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो टॉल प्लांट्स हैं, they were carrying both short and tall height threads, which appeared tall because tall thread was dominant over short thread. Dominant का मतलब, dominant क्लास का नाम सुना है हिस्ट्री में कभी? या बिल्कुल वैसे ही है। डोमिनेंट का मतलब होता है कि वो ज़्यादा पावरफुल है या फिर वो जो है दूसरे के ऊपर कब्जा कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर 1-on-1 कभी फाइट हुआ तो डोमिनेंट वाला जीत जाएगा, सीधा बात है कि भाई डोमिनेंट जो है ज़्यादा पावरफुल है। अब क्या होता है कि डोमिनेंट ट्रेड, एंड इसमें एक और है जो कि है रिसेसिव ट्रेड। क्या प्रोनाउंसिएशन है, डोमिनेंट ट्रेड। इट इज़ अ ट्रेड और कैरेक्टरिस्टिक विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओवर अनदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। यानी कि उसके साथ में जो 1-on-1 वाला ओपोजिशन पार्टी है उसको रूलिंग पार्टी हरा देता है। कहाँ मैं बायोलॉजी में पॉलिटिक्स डाल रहा हूँ, उछेड़ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल टॉल प्लांट्स आर डोमिनेट ओवर शॉर्ट प्लांट्स, बस। अब यहाँ पे जो रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं, इट इज़ अ ट्रेड विच इज़ अनएबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट ट्रेड। यानी कि हाँ, ये अपोजिशन पार्टी है। मतलब जब डोमिनेंट, जो हमारा डोमिनेंट वाला जो ट्रेड है, जब अगर वो रूलिंग में है, अगर कुछ डोमिनेंट है, तो फिर रिसेसिव ट्रेड का कोई मतलब नहीं है, वो है भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मेंडेल रिप्रेजेंटेड द डोमिनेंट ट्रेड एज अपर केस, यानी कि जो अपन कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं ना उसको अपर केस, यानी कि डोमिनेंट, जिसमें T फॉर टॉलनेस होता है, एंड द रिसेसिव ट्रेड एज लोअर केस, दैट इज T फॉर शॉर्टनेस। सब डाल रखा है, कुछ भी सर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। These traits are actually the genes present in the chromosomes of a cell. Thus, Mendel experiment can be represented as follows. ये देख लो, ठीक है। तो ये पेरेंट सेल्स हैं, ठीक है। ये है एक प्योर टॉल। देखो भाई लोग, मेरा जो फ़ोन है वो नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, ताकि मैं मेरे फ़ोन को सही करा सकूं। अब कहोगे कि हमारे सपोर्ट से क्या होगा? अरे आप लोगों के सपोर्ट से बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ, ठीक है। ठीक है, तो ये जो पेरेंट सेल थे, एक लंबा था एंड एक छोटा था, एक लंबू था एंड एक छोटा था। तो जब इन दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो इनके जितने भी न्यू ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे टॉल थे। बट भाई मूवी में आ जाता है यहाँ पे एक ट्विस्ट। अरे यार कहाँ चला गया, पूरा मिस हो गया। पर भाई मूवी में यहाँ आ जाता है एक ट्विस्ट। जब इन दो का लेके इन दोनों को पेरेंट बना के जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो एक निकल जाता है गद्दार, ठीक है। एक निकल जाता है गद्दार एंड वो बन जाता है विलन, यानी कि शॉर्ट प्लांट। वैसे कोई कनेक्शन नहीं है बट समझ गए ना। अब रिवाइवल ऑफ द ट्रेड दैट वाज अनएक्सप्रेस्ड इन F1 ड्राफ्ट वाज ऑप्रेस्ड इन सम F2 प्रोगेंसी। Both traits, tall and dwarf, were expressed in F2 generation in the ratio of 3:1. F2 जनरेशन का रेशो क्या है? 3:1। यानी कि जो अपर केस या फिर जो लंबे वाले जो प्लांट्स है वो कितने 3 है, छोटा वाला कितना 1 है, तो बस 3:1 हो गया रेशो। ऐसा रेशो होता है, रेशो में कंफ्यूज नहीं होने का। मेंडेल proposed that something is being passed unchanged from generation to generation. मेंडेल ने ऐसा समझा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो जनरेशन्स में चेंज नहीं हो रहा। अगर चेंज होता तो फिर वो जनरेशन 2 में, जो जनरेशन 2 के न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें वो दिख जाता, बट नहीं, जनरेशन 2 का जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो जनरेशन 1 के ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है, हल्का सा एक। He called these things as factors, प्रेजेंटली कॉल्ड जीन्स। पहले फैक्टर्स कहते थे, अभी जीन्स कहते हैं, क्योंकि फैक्टर्स को जो है हमारी मैथमेटिक्स ने कम ले लिया है उसको। फैक्टर्स कंटेन्स एंड कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। ट्रेड्स मे नॉट शो अप इन एन इंडिविजुअल बट आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा हो सकता है कि जो ट्रेड्स हैं वो एक जनरेशन में ना दिखे, पर हाँ वो ऐसा मत समझना कि वो जो ट्रेड है वो ख़त्म हो चुका है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ख़त्म हो चुकी है, नहीं, वो अगले वाले जनरेशन में विजिबल हो सकता है। Inheritance of trade over 2 generations. The appearance of F1 plants was similar to their parents, that is, they were tall.
but were actually different from their parents. Mendel introduced the terms genotype and phenotype. आगे पढ़ रहे हैं इसके बारे में, टेंशन काय को लेते हो यार, अपन है ना यार। तो जेनोटाइप जो होता है ये एक जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है विच इंक्लूड्स ऑल जीन्स एंड डेट आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। एग्जाम्पल से समझ लो, नहीं समझ में आया तो, जैसे कि टी या फिर ऐसा सही नहीं रहेगा, बड़ा टी छोटा टी या फिर छोटे छोटे टी। तो ये जेनोटाइप्स ऑर्गेनिज्म है विथ रेफरेंस टू देयर हाइट, ठीक है। अब फिनोटाइप में क्या होता है, ये एक ऑब्जर्वेबल ट्रेड या फिर कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑर्गेनिज्म का विच इज रिजल्ट ऑफ जेनोटाइप। जेनोटाइप का ये एक रिजल्ट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस एंड शॉर्टनेस आर फिनोटाइप्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंट जेनोटाइप्स। समझ गए ना, समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स किसके लिए, भर डालो कमेंट बॉक्स को, किसके लिए कमेंट बॉक्स, अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालो एंड कमेंट बॉक्स में डाल दो। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, नेक्स्ट चैप्टर कुछ भी हो डाल दो कमेंट बॉक्स में, इसी के लिए कमेंट बॉक्स। एंड नहीं पता क्या, अभी कमेंट बॉक्स भरो आंदोलन चल रहा है, अरे कमेंट बॉक्स के अंदर स्पैम कर डालो, जो दिख रहा है ना, मतलब खाली नहीं रहना चाहिए कमेंट बॉक्स, भर डालो उसको। जैसे जेल भरो आंदोलन हुआ था ना, हम लोग कमेंट भरो आंदोलन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स भरो आंदोलन, शुरू हो जाओ। The above experiment of Mendel involved only one pair of contrasting character, या इसका मतलब है कि या तो टॉल या शॉर्ट या फिर प्लांट की हाइट्स, सो इट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड हाइब्रिड से अपन को कोई लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि लेना देना है सिर्फ मोनो से, इसके अंदर एक ही कैटेगरी का था, यानी कि हाइट से रिलेटेड। बट कुछ में क्या होता है, इफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व देन द क्रॉस इज टर्मिनेट एज डिहाइब्रिड क्रॉस। इसके अंदर क्या होता है भाई, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, इसको डिहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इन डिहाइब्रिड क्रॉस वी कंसिडर टू कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ गए ना, मोनो में एक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे उसका हाइट हो सकता है, शेप हो सकता है, कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक। बट ये जो हाइब्रिड क्लास है, क्रॉस कह सकते हो, हाइब्रिड क्रॉस है, इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे, जैसे सीड का कलर हो सकता है या फिर सीड का कलर और सीड का शेप भी हो सकता है, फ्रूट का कलर फ्रूट का शेप भी हो सकता है, लीफ का शेप लीफ का कलर भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेते, बहुत सारा मतलब सिर्फ दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। येलो कलर एंड राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप। समझे, येलो कलर जो है ना वो राउंड शेप, येलो कलर एंड राउंड शेप, ठीक है, इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप, यानी कि येलो कलर और राउंड शेप का जो पी है वो दोनों ज़्यादा डोमिनेंट है। यानी कि अगर येलो कलर और ग्रीन कलर के बीच में 1-on-1 फाइट होगा तो येलो कलर जीत जाएगा, एंड अगर राउंड शेप एंड रिंकल शेप के बीच में 1-on-1 फाइट होगा तो हमारा राउंड शेप जीत जाएगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों डोमिनेंट है। अब यहाँ पे कुछ फिनोटाइपिक रेशो होता है, जैसे कि 9:3:3:1, ठीक है, जैसे मतलब ये उनका बता रहा है कि इनका जीतने का रेशो क्या है। जैसे कि राउंड येलो का देख ले तो वो है 9, ठीक है, जबकि राउंड ग्रीन का देखे तो वो है बस 3। अब रिंकल्ड येलो का देखे तो वो है 3, रिंकल्ड ग्रीन का देखे तो वो है 1। समझ रहे हो ना कौन कितना डोमिनेंट है। तो मेंडाइल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडाइल, अब ये कुछ प्रिंसिपल हैं, नहीं उसके स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, उसने कुछ लॉज बनाए हैं उसके बारे में है। ईच कैरेक्टरिस्टिक इज एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स के थ्रू। इट मीन्स दैट ईच सेल हैज़ 2 क्रोमोसोम्स, हर एक सेल के पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, कैरिंग द जीन फॉर द सेम कैरेक्टर, कैरिंग द जीन फॉर द सेम कैरेक्टर। When 2 contradicting factors are present in an organism, then one of them can mask the presence of the other. Therefore, one is called the dominant factor while the other is called the recessive factor. When 2 contradicting factors are present in an individual, they do not blend and produce an intermediate type. However, they remain separate and get expressed in the F2 progeny, यानी कि F2 generation. The plant with बड़ा टी एंड छोटा टी जेनोटाइप, या फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग हाइट वाले प्लांट्स, जेनोटाइप इज टॉल एंड नॉट ऑफ इंटरमीडिएट हाइट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई एक लंबा है एक छोटा है फिर सेल पॉलिनेशन कराया तो मीडियम हाइट का हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, डोमिनेंट वाला जीतता है। एंड कौन सा डोमिनेंट है, टॉल वाला, बस हो गया बात खत्म। When more than 2 factors are involved, these are independently inherited. Mendel's law of inheritance. लॉ, अब पढ़ेंगे लॉ के बारे में। हाँ, तो बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स मेंडेल प्रपोज 3 लॉज ऑफ आवर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है, सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ
लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सिग्रेटेशन आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वाई द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, जिनको जीन्स कहते हैं हम लोग, विच अकर्स इन पेयर विथ वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेटिंग ओवर द अनदर, जो कि हमने इतनी देर में पढ़ा, पिछले 10 मिनट से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। डोमिनेंट जीत जाता है एंड अपोजिशन वाला या फिर जो हमारा रिवर्सिबल है वो हार जाता है। The law explain expression of only one of the parent character in F1 generation, first generation, and expression of both in the F2 generation. लॉ ऑफ सिग्रेटेशन क्या होता है? सिग्रेटेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द टू एलेनीस, एलेनीस का मतलब जैसे उनका कोई कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, जैसे कि टॉल हाइट को हमने कैपिटल टी से, कैपिटल केस वाले टी से हमने डिनोट किया था, एंड शॉर्ट हाइट वाले को हमने स्मॉल टी से, उसी को एलेनीस कहते हैं। पेयर ऑफ सिग्रेटेड और सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन सच वे दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स, ओनली वन ऑफ द टू, यहाँ फैक्टर्स लिखा हुआ है बट जीन्स समझ लो, जीन ही कहते हैं। इन होमोजाइगस पेरेंट्स क्या होता है? आगे लिखा हुआ है सब कुछ। इन होमोजाइगस पेरेंट्स ऑल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर। होमोजाइगस ये वो पेरेंट्स होते हैं जिनके अंदर जितने भी गैमेट्स होते हैं ना उसमें सिमिलर्स होते हैं। वाइल इन हेट्रोजाइगस पेरेंट्स टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। समझ में आया? अगर देखो इसके अंदर कोई फर्क है ना तो रो एंड मो से याद रखो। मो का मतलब होता है कि सिमिलर, ठीक है, मो है तो भाई सिमिलर है, एंड रो है तो अलग अलग है, मतलब टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, okay, in equal proportion. Of law of independent assortment, when two pairs of thread are combined in a hybrid, one pair of character segregates independent of the other pair of character. In dihybrid cross between two plants having round yellow RRY and wrinkled green seeds, यानी कि RRYY, 4 types of gametes RY and R क्या गजब, ठीक है। इसका मतलब एक कुछ तरीका होता है, बहुत ही ईजी सा तरीका होता है, ठीक है। यहाँ मतलब बड़ा टी लिख दो एंड यहाँ पे छोटा टी लिख दो, फिर से यहाँ पे बड़ा टी लिख दो, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से छोटा टी लिख दो, फिर पेयर्स बना लो, ठीक है, कि ये जो है इसके अंदर जो है छोटा टी आ जाएगा, ठीक है। मेरा फ़ोन ख़राब है इसलिए मैं टाइप करके नहीं बता सकता, अगर होगा पॉसिबल तो मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है, वो शायद मैं शो कर दूँ एडिट के बाद। टाइम क्या है मैं देख लेता हूँ। ओके, आर प्रोड्यूस्ड ईच ऑफ दिस सेग्रीटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ईच हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% ऑफ द टोटल गैमेट्स प्रोड्यूस। यानी कि देखो 4 है तो 4 के पास देखो 4 टाइप्स के गैमेट्स हुए, यानी कि टोटल में से हर एक के पास 25 गैमेट्स हैं, ठीक है। अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमंस के अंदर वो देख लेते हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल इज बोर्न? What directs the zygote to form a baby boy or baby girl? What determines the size of a child? Let us explore. The answer to this question lie in the thread-like structure called chromosomes. ये जो chromosomes होते हैं ये thread-like structures होते हैं। Chromosomes are present in the nucleus of all cells. Thus, they are also present in the zygote. मतलब zygote के अंदर भी है। They carry the instruction for determining the size of the body of the baby. But how many chromosomes do human have, and what do all of them determine the strength of a child? Okay, मैं उस वर्ड को जोर से नहीं बोल सकता क्योंकि समझ जाओ, ठीक है, समझदार हो, बहुत समझदार हो, ठीक है। मैं जितना सोचता हूँ ना उससे भी बहुत ज़्यादा समझदार हो आप लोग। All human beings have 23 pairs of chromosomes, out of which 2 chromosomes are this chromosomes. The chromosomes are responsible for determining the sex of a child. Let us study how sex is determined in human being. पढ़ रहे हैं। Hence the sex of a child is depend on the father as the sperm containing X और Y chromosomes. बताओ अब इंडिया की जो लोकल जो है वो कितना ज़्यादा गलत है। वो सब लोग सोचते हैं कि ये सब कुछ जो है ये बॉय एंड गर्ल का जितना भी बेजमारी है ये सारा मदर पे डिपेंड होता है, ऐसा समझते हैं। बट नहीं, किसने कहा? खोलो साइंस की बुक्स, सीधी सी बात है कि भाई फादर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो स्पर्म सेल्स है उसके अंदर 2 होते हैं, एक्स एंड वाई, एंड जो मेल है फीमेल है उनके पास सिर्फ एक ही होता है। अब ये एक्स एंड वाई पे डिपेंड करता है कि कौन सा वहाँ जाता है।
अब कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं नॉन जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन के लिए। अब कुछ एनिमल्स के अंदर जैसे कि टर्टल है, लिजार्ड्स है, क्रोकोडाइल्स है, कुछ स्नेक्स हैं, डिटरमिनेशन ऑफ प्रोपेगेनी डिपेंड्स अपॉन द इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ द एग्स। ये वो एनिमल्स हैं, ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये वो एनिमल्स हैं जिनका जो एग्स है ना, जिनका जो बेबी होता है उसका सेक्स जो डिटरमाइन होता है वो डिपेंड करता है उस एग के सराउंडिंग टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, वो अगर चाहो तो पढ़ लो, नहीं चाहो तो ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है इनको पढ़ लेना। अब तो क्या होता है ना कि जैसा जानते हो मेरा फ़ोन ख़राब है, तो क्या हुआ है कि इसमें लास्ट का जो है ना एक पार्ट जो है वो डिलीट हो चुका है, एक डायग्राम डिलीट हो चुका है। मैं ट्राई करूँगा इन नोट्स में डालने के लिए, बट वो डायग्राम डिलीट हो चुका है, तो मैं समझा देता हूँ। तो क्या होता है कि वो मेन पार्ट है हमारे ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन का। तो उसमें क्या होता है कि अगर जो फादर है उसके उनके जो स्पर्म सेल्स है, अगर उसमें से उनके पास दो होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। अब अगर जो फीमेल बॉडी में या फिर मदर बॉडी में अगर एक्स क्रोमोसोम्स जाता है तो फीमेल बॉडी के पास एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये एक्स क्रोमोसोम्स आ जाता है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जिससे कि एक बेबी गर्ल होता है, ठीक है, गर्ल होता है। एंड जब वाई क्रोमोसोम चला जाता है तो वो फिर एक बेबी बॉय होता है। सिंपल सा फंडा है। और अगर अभी तक वीडियो देख रहा है पूरा का पूरा तो और लाइक किए बिना और शेयर किए बिना जा रहे हो, बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अभी के अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।